हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज शुरू कर रही हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और मध्यकालीन भारत का इतिहास है ये। और ये पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है 2016 का। ठीक है, 2016 का ये पेपर है। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो हुई थी, परीक्षा तिथि ये थी 21/1/2019। 21/1/2019 में परीक्षा हुई थी। ठीक है, तो ये परीक्षा हुई थी और 21 तारीख को 2019 में और जनवरी में। तो इसमें क्वेश्चन करेंगे और 70 क्वेश्चन है इसमें और 35-35 क्वेश्चन दो पार्ट में करा दूंगी क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। और इसको पहले प्रीवियस से पेपर करा देती हूँ कुछ, उसके बाद मैं इसके प्रैक्टिस सेट कराती हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास जिन लोगों के पास है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो तो लोग जरूर वीडियो देखें। और भी एग्जाम जो भी हैं तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, चाहे यूजीसी नेट का पेपर हो या और भी परीक्षाएं हैं जो भी, तो सभी लोग जरूर हिस्ट्री की ये वीडियो पूरी जरूर देखें। ठीक है, तो पहले हल प्रश्न पत्र है, इसे मैं करा देती हूँ, व्याख्या सहित है। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, फ्यूडल सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन था? हेनरी पेरेल, मार्क ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, फर्डिनेंड वर्डल। तो राइट ऑप्शन देखिए बी है, मार्क ब्लॉक। और 20वीं शताब्दी के प्रमुख फ्रांसीसी मध्यकालीन लेखक थे और उन्होंने अपने शिक्षण और लेखन के माध्यम से इतिहासकारों को दो पीढ़ियों को प्रेरित किया था। और प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने पैदल सेना में सेवा की, 4 प्रशंसा पत्र और लीजन ऑफ ऑनर जीते। ठीक है, और 1920 में इन्होंने अपनी थीसिस किंग और सर्फ को प्रकाशित किया और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी यानी सामंती समाज उसे कहेंगे हिंदी में, आर्थिक रचनाओं और विश्वास की प्रणालियों के साथ साथ कानूनी मानदंडों और संस्थागत प्रथाओं में स्वतंत्रता और सेवाओं का वर्णन किया है। और 1939 में उन्होंने अपने जीवन काल में व्यतीत किए गए युद्धों का संस्मरण द स्टेज जहार 1946 में लिखा है। और एनलेस स्कूल ऑफ फ्रेंच सोशल हिस्ट्री के संस्थापक सदस्य भी थे। और मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा है तो आप वीडियो को पॉज कर भी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या है? बी है, मार्क ब्लॉक। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, यूरोपीय सामंतवाद में बहुसंख्यक थे? मैनर, सामंत, अधीन, कृषक, व्यापारी। राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? यूरोपीय सामंतवाद में बहुसंख्यक यानी कौन थे? तो अधीन जो कृषक थे वो तो रोमन साम्राज्य के विघटन के पश्चात यूरोप में एक नवीन शासन व्यवस्था का उदय हुआ। और मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि एनसीईआरटी हिस्ट्री जरूर देखिए। देखिए ये सब चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी, एनसीईआरटी 11 क्लास की जो हिस्ट्री है। ठीक है, तो जिसे यूरोपीय इतिहास में सामंतवाद नाम से परिभाषित किया गया है। क्योंकि अगर आपने वीडियो देख ली एनसीईआरटी हिस्ट्री तो 11th क्लास की, तो उसमें सारी चीजें मिलेंगी, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और भी क्वेश्चन आपके नए भी उससे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, एनसीईआरटी 11th क्लास की हिस्ट्री की जो है। तो इसकी उत्पत्ति एक लैटिन शब्द फ्यूडम से हुई और इस व्यवस्था के दो प्रमुख अंग हुए, एक सामंत वर्ग और दूसरा अधीन कृषक। और इस व्यवस्था के तहत शासक भूमि पर कृषि कार्य हेतु सरदारों को भूमि सौंपे देते थे और अधीन जो कृषक होते थे कृषकों के माध्यम से कृषि कार्य करते थे और कृषक सामंतों के अधीन दास अवस्था में रहते थे, अधीन दास रहते थे। और कृषि दास अर्थात अधीन कृषक ऐसा खेतीहर था जो अपने मालिक की अनुमति के बगैर किसी दूसरे स्थान पर बस भी नहीं सकता था। यानी जब तक मालिक उसकी अनुमति नहीं देता था तब तक वो कहीं दूसरे स्थान पर नहीं रह सकता था। निश्चित तौर पर इस सामंत व्यवस्था में अधीन कृषकों के कई बड़े बड़े समूह भी शामिल थे, अर्थात अधीन कृषक व्यवस्था के बहुसंख्यक थे। तो राइट ऑप्शन, बहुसंख्यक कौन थे? तो अधीन कृषक। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, हिटलर सत्ता में कैसे आया? विद्रोह से, षड्यंत्र, युद्ध, विजय के परिणाम स्वरूप, चुनाव से। राइट ऑप्शन डी है, देखिए चुनाव से आया। विश्व में सबसे क्रूर तानाशाह हिटलर और मुसोलिनी को गिना जाता है। और प्रसिद्ध एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। वह एक उच्च कोटि का राष्ट्रवादी भी था और इसी के चलते उसने प्रथम विश्व युद्ध में जमीन सेना में जो है भर्ती होकर सम्मान अर्जित किया। और 1918 में जर्मनी की जो है पराजय के पश्चात उसने सेना छोड़ दी। ठीक है,
और नेशनल सोशलिस्ट आर्बिटर पार्टी नाजी का गठन किया और उसका स्पष्ट विचार था कि साम्यवादियों और यहूदियों के कारण जर्मनी हारा। और उसने 1919 में हुई वियना संधि को भी अपमानजनक माना था, जो वियना संधि हुई थी। और 1923 में, ठीक है, और 1923 में उसे जेल भी हो गई थी, और परंतु जल्द ही वह रिहा हो गया था और पुनः राजनीति में फिर लग गया। और उस समय विश्व आर्थिक मंदी के दौर में था, गुजर रहा था विश्व आर्थिक मंदी के दौर से। और उसने जनता के असंतोष का लाभ उठाया और व्यापक रूप से लोकप्रियता हासिल कर ली। और 1933 में हुए चुनाव में जीत कर जर्मनी का चांसलर बन गया। उसकी कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अतः अप्रैल 1945 में उसने आत्महत्या कर ली। उसने अपने संघर्ष व विचारों के बारे में, जो उसकी पुस्तक है मीन कैम्प, मेरा संघर्ष, में उसने उद्धृत किया है। ठीक है, इसकी पुस्तक है मीन कैम्प, और उसने अपने विचारों को जो है उसके उसमें लिखा है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय किस यूरोपीय देश को दिया जाता है? फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। ठीक है, राइट ऑप्शन है इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है। इसमें 4 देश शामिल हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है और सेल्स। और इसी यूरोपीय देश को संसदीय लोकतंत्र के उद्भव का श्रेय दिया जाता है। और सकल घरेलू उत्पाद द्वारा दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था और जो क्रय शक्ति की समानता के आधार पर 7वां बड़ा देश होने के साथ ही यह एक विकसित देश है। कौन सा? 7वां बड़ा देश होने के साथ साथ विकसित भी है। और इसी देश द्वारा उद्भित संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वह है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका जो है संसद से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। और यही संसदीय प्रणाली भारत में भी लागू है। ठीक है, इंग्लैंड वाली। चलिए नेक्स्ट है, वैज्ञानिक समाजवाद किससे संबद्ध किया जाता है? कार्ल मार्क्स, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन, लुई बर्नर। तो राइट ऑप्शन देखिए ये है कार्ल मार्क्स, जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजशास्त्री और पत्रकार, वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। मार्क्स ने आधुनिक मजदूर वर्ग को और क्रांतिकारी वह ताकत बनाया और जो समाज को पूंजीवाद से कम्युनिस्ट तक ले जाने में उस जो है अगुवाई देने को इच्छुक था, यानी इच्छुक था और इसके काबिल भी है। और उन्होंने कहा कि सभी वर्गों और तबकों में मजदूर वर्ग ही वर्ग है जो पूंजी के बढ़ने और शक्तिशाली होने के साथ साथ खुद बढ़ता और शक्तिशाली भी होता है। और किसान और दूसरे छोटे उत्पादक समय के साथ साथ विघटित हो जाते हैं और कुछ पूंजीपति बन जाते हैं उसमें, और अधिकतम जो है लोग अपनी संपत्ति को खोकर वे क्या करते हैं, वेतनभोगी मजदूर बन जाते हैं। ठीक है, ये है कार्ल मार्क्स। वैज्ञानिक समाजवाद जो है किससे संबंध किया जाता है? तो ये कार्ल मार्क्स से संबंधित है। वैज्ञानिक इसका सिद्धांतवाद का, इसे समाजवाद का जनक भी माना जाता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में हम शक्ति संतुलन का सिद्धांत संबद्ध करते हैं? तो राइट ऑप्शन है वियना का सम्मेलन। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय के पश्चात यूरोपीय शक्तियों द्वारा शक्ति संतुलन के सिद्धांत को वियना सम्मेलन में मान्यता दी गई थी। और इसमें सबसे प्रमुख भूमिका ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री मेटरनिक ने निभाई थी। किसने निभाई थी? ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री थे मेटरनिक। 1815 के वियना कांग्रेस द्वारा निर्धारित की गई यूरोपीय देशों की सीमाएं यूरोपीय संगीत या यूरोपीय व्यवस्था से तात्पर्य है कि सन 1815 के वियना कांग्रेस के बाद की व्यवस्था से है जो शक्ति संतुलन का प्रतिनिधित्व करती थी। वह व्यवस्था यूरोप में 1815 ईस्वी से 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के जो है आरंभ तक यह विद्यमान रही थी। जो शुरुआत हुई थी 1914 में प्रथम विश्व, जो 18 तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन एक शीत युद्ध के केंद्र में था? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। राइट ऑप्शन है यूरोप था। तो शीत युद्ध के केंद्र में कौन था? यूरोप था। और द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ उसके पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच क्या हुआ? तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी जी। उसे ही क्या कहा जाता है? शीत युद्ध के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों को 2 खेमों में बट गए थे।
और इन दोनों पक्षों में आपसी टकराहट सामने सामने कभी नहीं हुई, यानी आमने सामने की कोई लड़ाई नहीं होती थी, लेकिन तनाव बराबर बना रहता था। जैसे मान लीजिए कि भारत और चीन सीमा पे भी एक तरीके से तनाव ही है, लेकिन फिर भी इसे इतना ज्यादा भी नहीं है कि शीत युद्ध कहा जाए। तो अधिक तनाव था जिसको शीत युद्ध के नाम से दिया जाता है, यानी आमने सामने टकराहट नहीं होती थी, लेकिन काफी तनाव रहता था। और इस प्रकार का वातावरण बना रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़े, यानी ऐसा तनाव बने कि जिसमें युद्ध का खतरा भी लगे, शायद अब युद्ध हो जाए, शायद अब युद्ध हो जाए। तो इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में मित्र राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति मजबूत बनाना था, जो मित्र राष्ट्र है, ताकि भविष्य में प्रत्येक अपने अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से काट सके। और इस युद्ध को दो महाशक्तियों के मध्य एक वाक युद्ध माना जाता है। ठीक है, वाक युद्ध माना जाता है, जो कागज के गोलों और पत्र पत्रिकाओं, रेडियो तथा प्रचार साधनों तक ही लड़ा गया, यानी इसे वाक जो कि सिर्फ पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, इन सब साधनों के द्वारा ये लड़ा गया, इनसे अपनी बातें कही गई। 1991 में सोवियत रूस के विघटन से उसकी शक्ति कम हो गई और शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, उन जो है खत्म यहीं पे 1991 में। ठीक है, यानी बहुत लंबा ये शीत युद्ध चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक? हेरोडोटस, कार्ल मार्क्स, लॉर्ड एक्टन, जेबी ब्यूरी। राइट ऑप्शन डी है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया से हुई, जिसका सामान्य अर्थ खोजना या जानना। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक लेखक किसने किया है? हेरोडोटस ने। ठीक है, और इसीलिए उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास के स्वरूप और अथवा प्रकृति से संबंध सर्वप्रथम प्रोफेसर जेबी ब्यूरी ने 1903 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इस मत का प्रतिपादन किया कि इतिहास एक विज्ञान है, न कम न अधिक। और इस मत के जरिए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इतिहासकारों का कर्तव्य है कि वह अतीत के सभी पक्षों को समाज के सामने क्या करें, उसे प्रस्तुत करें। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों का सामना किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। राइट ऑप्शन है सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन के खिलजी के समय में हुए। कुल कितने हुए थे? 6 हुए थे। और उसके समय में पहला मंगोल आक्रमण कादर खां के नेतृत्व में हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन जो है 1298 ईस्वी में। ठीक है, इस तरह एक क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन जो भी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखें, जरूर क्वेश्चन रिपीट होते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित? इब्न बतूता, किताबुल रहला, और ठीक है जियाउद्दीन बर्नी, ताबकाते नासरी, अबुल फजल मुख्तार तवारीख, दारा शिको, शाहजहां नामा। तो देखिए, इब्न बतूता ने रहला लिखी थी, किताबुल रहला, और सुमेलित है। और मिन्हाज सिराज ने ताबकाते नासरी, ठीक है, ये सुमेलित है। लेकिन ताबकाते नासरी किसने लिखी थी? मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, और अबुल फजल बादायनू ने मुंतकाब लिखी थी, मुंतकाल तवारीख बादायनू ने लिखी थी। और जो है अबुल फजल ने जैसा कि आईने अकबरी लिखी थी इन्होंने। और इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखा था, इस तरीके से है। और ठीक है, और इसका राइट ऑप्शन है कौन सा एक सही सुमेलित है? तो 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जैसा कि एक है ये सही सुमेलित है, बाकी ये तीनों सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, और ये आप पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इब्न बतूता ने किताबुल रहला जो सुमेलित है, और मिनहाज ने ताबकाते नासरी, बादल ने मुंतकाब तवार, और इनायत खान ने शाहजहांनामा लिखा था। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल मौलिक सिक्कों के रूप में प्रचलित किया था? तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसे। इल्तुतमिश 33 मुक्त दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान माना जाता है, जिसने सुल्तान पद की स्वीकृति किसी गौर के शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। और यह इलबरी जनजातीय तुर्क था। इसने सर्वप्रथम लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया, और इसने शुद्ध अरबी
पद्धति पर आधारित दिल्ली सल्तनत के दो प्रमुख सिक्कों चांदी का टका और तांबे का जीतल को प्रचलित करवाया। ठीक है, और ठीक है, और जो है सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की, और इसने अपने सिक्कों पर हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव के नंदी और चौहान जो है घुड़सवार को भी इसने अंकित करवाया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेर शाह। राइट ऑप्शन है शेर शाह ने पट्टा काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। शेर खान यानी शेर शाह सूरी जो था, दिल्ली पर राज्य करने वाले द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था। ठीक है, प्रथम अफगान वंश लोदी वंश को माना जाता है। किसको माना जाता है? लोदी वंश को। इसके बचपन का नाम क्या था? फरीद था। शेर खान के बचपन का नाम फरीद था, आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे। और शेर शाह ने मुगलों से उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया था, और शेर शाह के प्रशासनिक सुधार दूरगामी परिणाम वाले सिद्ध हुए। इनके शासन प्रबंध की जानकारी अब्बास खां शेरवानी की पुस्तक तारीख शेर शाही, किस पुस्तक में? तारीख शेर शाही। ठीक है, तो इस पुस्तक में मिलती है, और किसकी पुस्तक है? अब्बास खां शेरवानी। ठीक है, तो ये ध्यान रखें इस पुस्तक का नाम और ये बुक जो है लेखक का नाम। और शेर शाह ने सरकार तथा कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से पट्टा काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। इसने भूमि कर निर्धारण के लिए राई प्रणाली का प्रचलन करवाया। किस प्रणाली का? राई। और इनके समय में लगान निर्धारण हेतु तीन प्रणालियां प्रचलित थी, गल्ला बख्शी तो बटाई, नक्श या मुक्ताई या कनकूत कहते थे, नगद या फिर जब्ती प्रथा। इस तरीके की प्रथा इसने आरंभ की थी। कई बार पूछा भी जाता है कि जब्ती प्रथा किसने प्रारंभ की थी। ठीक है, तो गल्ला बख्शी अथवा यह बटाई पे खेती जो होती थी, और नक्श या मुक्ताई, कनकूत और नगद या बख्शी। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? चैतन्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, निम्बार्क। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य भक्तिकालीन सगुण धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के आधार स्तंभ में पुष्टि मार्ग के प्रणेता माने जाते हैं। इन्हें वैश्वानर अवतार, अग्नि का अवतार कहा गया, और ये वेद शास्त्र में पारंगत थे। और रामानुज, निम्बार्क, माधवाचार्य और वल्लभाचार्य ने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को अधिक प्रशय देकर वेदांत को जन सामान्य की पहुंच के योग बनाने का प्रयास किया था। वैष्णव धर्म के अतिरिक्त जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त आदि धर्म संप्रदाय के अतिथि विद्वान भी थे वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, किस मुगल कालीन अधिकारी को लेखा परीक्षा ऑडिटर जनरल कहा जाता है? ऑप्शन है डी, मुस्तफे मुमालिक। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन को उचित ढंग से चलाने के लिए भिन्न भिन्न विभागों का स्थापना और उसके प्रमुखों की भी नियुक्ति की गई थी। जैसे आरिजे ममालिक सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। कौन होता था आरिजे ममालिक? सैन्य विभाग का प्रमुख। बरीद खास शाही पत्रकार का प्रमुख होता था। सद्र सुदूर जो होता था, धर्म व दान विभाग, न्याय विभाग भी कहते हैं इसे, उनका प्रमुख होता था। बरीद मुमालिक जो होता था, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। मुशरिफ जो मुमालिक होता था, महालेखाकार होता था। मौसफी जो मुमालिक होता था, वो क्या होता था? महालेखा परीक्षक होता था। और काजी उल कजात न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कजात होता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पच्चीकारी या पिटूडिरा जो स्थापत्य कला का एक चारित्रिक विशिष्ट लक्ष्य है, वो भारत में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था। तो जहांगीर के काल में देखिए वो प्रयुक्त हुआ था पिटूडिरा, और उसमें क्या होता था कि दीवारों पे जो है कलाकारी, चित्रकारी इस टाइप से जो है की जाती थी। तो जहांगीर ने वास्तुकला के बजाय चित्रकला को अधिक प्रसिद्ध दिया, जानते हैं आप। और उसके परिणाम स्वरूप उसके समय में बहुत ही कम इमारतों का निर्माण भी हुआ। जहांगीर के समय की सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो है आगरा में बनी एतमुद्दौला का मकबरा है, और ये मकबरा जो है चतुर्बाजार मकबरा है, बेदाग संगमरमर का बना है, और ऐसा मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर भवनों में पहली बार पितराडुरा का प्रयोग मिलता है। और यद्यपि इस प्रणाली का
प्रयोग इससे पूर्व उदयपुर राजस्थान के गोल मंडल में 1600 ईस्वी में किया जा चुका था। नहीं, इससे पहले 1600 ईस्वी में किया जा चुका था। ठीक है, एतमद्दौला जो था जो है उसकी पत्नी का पिता था, यानी उसका ससुर था एतमद्दौला। ठीक है, नूरजहां का पिता था एतमद्दौला। चलिए नेक्स्ट है, मंसूर प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था मुगल बादशाह का, हुमायूं के काल का, अकबर का, जहांगीर, या तो राइट ऑप्शन देखे जहांगीर है। जो ये मंसूर था प्रमुख चित्रकार था, और जहांगीर से फारूक शेख था, बेदनसदा उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, दौलत और मनोहर थे, जिसमें से बादशाह ने उस्ताद मंसूर को नादिरुल असर तथा अबुल हसन को नादिरुल जमा की उपाधि दिया था। उस्ताद मंसूर दुर्लभ पशुओं, पक्षियों, अनोखे पुष्पों के अनेक चित्र बनाए। उनकी महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक बिरला सारस तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प विशेष रूप से उल्लेखनीय। कई बार इस तरीके से पूछ लेता है, बंगाल का अनोखा पुष्प या साइबेरिया का बिरला सारस किसने चित्र बनाए? ये देखिए उस्ताद मंसूर, पक्षुओं और पुष्पों के इसने चित्र बनाए थे। अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी, ये मनुष्यों के चित्र बनाता था। इसने तुजुके जहांगीरी के मुख्य जो पृष्ठ बना था उस पर चित्र बनाया था, और संत जानपाल की तस्वीर की एक नकल बनाई थी तथा ट्विटर के। तो ये जो है अबुल हसन इस तरीके की चित्रकारी करता था। नेक्स्ट है 1945 के शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था मौलाना आजाद द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, वल्लभ भाई पटेल, सर तेज बहादुर सप्रू। राइट ऑप्शन ये है मौलाना आजाद द्वारा। ठीक है, तो बेवेल प्रस्ताव पर विचार विमर्श हेतु शिमला में 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ, और यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था। इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था, और इस सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा शर्त रखी गई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यही आइडियल रूप 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाले शिमला सम्मेलन की असफलता का प्रमुख कारण बना। अबुल कलाम आजाद ने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक संज्ञा दी थी, वाटर शीट। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 1961 में संपन्न हुआ था वियना कायरो में। बेलग्रेड डरबन, राइट ऑप्शन बेलग्रेड है। गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जानते होंगे। यह आंदोलन विकसित देशों के हितों की तुलना में तृतीय विश्व के देशों के सामूहिक राजनीतिक और आर्थिक चिंताओं की अभिव्यक्ति के लिए एक मंच तैयार करता है, गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन। और गुट निरपेक्ष आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जेसिप ब्रोज टीटो, अक्सर शॉर्ट में देता है जवाहर नेहरू और अब्दुल नासिर और टीटो, इस तरीके से नाम पूछ देता है। जोसेफ ब्रोज टीटो द्वारा शुरू किया गया था, और इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी, और इस गुट निरपेक्ष का प्रथम सम्मेलन जो है बेलग्रेड युगोस्लाविया में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1739 में मराठों ने सालसेट बेसिन पर कब्जा किया था। राइट ऑप्शन है पुर्तगालियों से कब्जा किया था। सालसेट भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई के निकट स्थित एक द्वीप है। यह केन्या के मिजंगो द्वीप, हांगकांग और मालदीव के मालेदीव के बाद विश्व का 7वां सबसे घनी बस्ती वाला 13वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप बन गया है। 1737 में सालसेट पर मराठों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, और उत्तरी पुर्तगाली प्रांत के अधिकांश भाग को भी 1739 में मराठों ने ले लिया। ब्रिटिश लोगों ने सालसेट पर 1774 में पुनः कब्जा कर लिया, जो कि सालबाई की संधि हुई थी 1782 में, उसके तहत औपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है दो भक्ति काल का संत जिनके पास विभिन्न जातियों की 12 शिष्य थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा वो दो भक्ति नहीं, वो भक्ति होना चाहिए संत, और राइट ऑप्शन हो जाएगा रामानंद, जिनके 12 शिष्य थे।
भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। इनका जन्म इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ था यानी। और रामानंद रामानुज के मतावलंबी राघवानंद के शिष्य थे और इनका दृष्टिकोण बहुत उदार था और उन्होंने सभी जातियों धर्मों यहाँ तक कि मुसलमानों को भी अपना शिष्य बनाया था। वे पहले उपदेशक थे जिन्होंने हिंदी का प्रयोग किया और इनकी दो महिला शिष्य थी, पद्मावती तथा सुरसुरी। कई बार ये पूछा है कि उनकी महिला शिष्य कौन थी, तो पद्मावती और दूसरी कौन थी, सुरसरी। ठीक है। और रामानंद के 12 शिष्यों में जाट थे, धन्ना, नाई थे, सेना और मोची थे, रैदास, जुलाहा कबीर एवं पीपा राजपूत, ये जो है प्रमुख थे। नेक्स्ट है, किस बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित की? ताजुद्दीन फिरोज, अहमद शाह सेकंड, अलाउद्दीन हसन, अहमद शाह फर्स्ट। राइट ऑप्शन डी है अहमद शाह फर्स्ट। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बहमन शाह द्वारा स्थापित राजवंश को बहमनी राजवंश कहा गया था, जो बहमन शाह ने स्थापित किया था। ठीक है। और स्थापित किया था। और इस राजवंश में कुल 18 सुल्तान हुए जिन्होंने 1347 से 1527 तक कुल 180 वर्ष तक शासन इन्होंने किया था। और इसी वंश के प्रमुख शासक अहमद शाह प्रथम 1422 से 1444 ईस्वी थे। इन्होंने अपनी राजधानी 1424 ईस्वी में गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित किया और जिसे मोहम्मदाबाद का नाम दिया गया था। ठीक है। और एक बार अच्छी तरीके से आप दोबारा भी से पॉज करके वीडियो व्याख्या जरूर पढ़ लें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने मद्य निषेध लागू करने का असफल प्रयास किया था? राइट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी वंश का जो है खिलजी वंश का महत्वपूर्ण शासक माना जाता है और अलाउद्दीन ने राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ किया और अलाउद्दीन ने अपने विशाल साम्राज्य का रख रखाव और शासन तंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए इसने सुधार किए और इन्होंने अपने साम्राज्य में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था और भी अपने अधिकारियों को जनता के बीच मद्यनिषेध की घोषणा भी करवाई थी और सुल्तान ने स्वयं भी शराब पीना बंद कर दिया था। किंतु उनके द्वारा जो लागू किया गया था मद्यनिषेध कानून वो पूरी तरीके से असफल रहा। लोग आसपास जाके दूसरी जगह से शराब पीते थे लाके। ठीक है। 1791 ईस्वी में वाराणसी में किसने संस्कृत कॉलेज प्रारंभ किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा जोनाथन डंकन। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जोनाथन डंकन को 1788 ईस्वी में बनारस में अधीक्षक नियुक्त किया गया था और 1791 में उन्होंने हिंदू लॉ और दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज शुरू किया। आगे चलकर यही संस्कृत कॉलेज जो था एक विश्वविद्यालय बन गया और 1974 में इसका नाम बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, जो इस समय वहां पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयत बाड़ी एक ऐसी प्रथा है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही? राइट ऑप्शन है मुंडो ने। अंग्रेजों द्वारा भूरज व्यवस्था के लिए अस्थायी भूमि बंदोबस्त, रैयत बाड़ी व्यवस्था व महालबेरी व्यवस्था लागू किया गया। रैयत बाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है और यह व्यवस्था मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम में भी लागू थी और इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी तथा लगान की दर भी काफी ऊंची थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया और जो कालांतर महाजन और किसानों के मध्य संघर्ष का कारण बना। इसीलिए मिनरो ने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी प्रथा थी जो हमें भारत में हमेशा से प्रचलित रही है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में कलकत्ता से आगरा के मध्य प्रथम टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ की गई थी? लॉर्ड हलौजी के शासन काल में 1853 में। ठीक है, देखिए लॉर्ड हलौजी 1848 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। ठीक है, उसका शासनकाल बहुत चर्चित रहा क्योंकि उन्होंने युद्ध व व्यापक सिद्धांत जो है लैब्स की नीति जो थी उसके आधार पर साम्राज्य का विस्तार कर किया और अनेक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्यों को भी उसने किया और इन्हीं के द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट जेम्स आउन की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय 1856 किया गया और 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य प्रथम रेल का परिचालन जो है कलकत्ता से आगरा के मध्य टेलीग्राफ लाइन प्रारंभ किया गया था और इन्हीं के काल में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक शिक्षा विभाग
1854 की स्थापना की गई थी। ठीक है। और नेक्स्ट है, किस अधिकार पत्र यानी अधिनियम चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय व्यापार पर एकाधिकार बना रहा? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1813 का चार्टर एक्ट जो था, कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। और इस एक्ट द्वारा, और यद्यपि उसका चीन तथा चाय के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था वो बना रहा। और इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपया प्रति वर्ष विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहन के तथा साहित्य के सुधार के और पुनरुत्थान के लिए रखा गया, और ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार हेतु अनुमति मिली है। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी का भारतीय प्रदेशों तथा राज्यों पर नियंत्रण का अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा को समाप्त करने में किसकी प्रमुख भूमिका थी? राइट ऑप्शन राजा राम मोहन राय हो जाएगा। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्यम युगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। इनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का जो है जन्म हुआ। इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक का सम्मान भी इन्हें प्राप्त है। और इन्होंने 1829 में भारत के गवर्नर जनरल बेंटिंक द्वारा सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित करने के लिए लाए गए कानूनों को लागू करवाने में सरकार की मदद की, और मूर्ति पूजा, बाल विवाह, वैश्यागमन, जातिवाद आदि प्रथाओं का भी इन्होंने विरोध किया। लेकिन इसे, क्योंकि देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल की बात है और इसने खत्म किया था, इसलिए राजा राममोहन राय और इनकी दोनों की भूमिका मानी जाती है। ठीक है, तो आयोग ने दोनों ही उत्तर को सही इसको माना था। चलिए, निम्नलिखित में से गदर पार्टी का नेता कौन था? राइट ऑप्शन लाला हरदयाल हो जाएगा। इसके गदर पार्टी का स्थापना 25 जून 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, और इसके संस्थापकों में सोहन सिंह भागना और लाला हरदयाल महामंत्री थे। और इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का था, और इसे प्रशांत तट पर हिंदी संघ भी कहा जाता है। और इस पार्टी ने गदर नाम का पत्र भी निकाला जो उर्दू और पंजाबी में छपता था, और इसने एक युगांतर आश्रम के नाम से एक संस्था भी स्थापित की थी, जिसका कार्य युवा भारतीयों को देशभक्ति की भावना फैलाना था और इन्हें विद्रोह के लिए प्रशिक्षित भी करना था। 29 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के संस्थापक कौन थे? राइट ऑप्शन है बलिराम केशवराव हेडगेवर। भारतीय राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन की गई थी, और इसके संस्थापक डॉक्टर केशवलाल बलिराम हेडगेवार थे। इनका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र स्थित है, और यह भारत का एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवी संगठन जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन माना जाता है, और इसके प्रमुख को पर संघ चालक कहा जाता है, और वर्तमान में सर संचालक का मोहन राव मधुकराव भागवत जी है, ये जो है वर्तमान में जो है इसके संचालक। नेक्स्ट है मोहन भागवत जी। और 30 क्वेश्चन है, कौन अपने उपनाम लोकहितवादी से प्रसिद्ध हुआ था? राइट हो जाए ऑप्शन है इसका गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक प्रख्यात समाज सुधारक थे। लोकहितवादी नाम उपनाम से जाना जाता है इन्हें, और उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, बौद्धिकता व आधुनिकता के आधार पर हिंदू धर्मावलंबी पर आक्रमण किया तथा सामाजिक व धार्मिक समानता का समर्थन किया। उन्होंने एक मराठी पत्रिका लोकहितवादी मासिक पत्रिका थी, मासिक यानी महीने में छपती थी, लोकहितवादी का संपादन किया था, और इसीलिए इनको लोकहितवादी कहा जाता है। उन्होंने विधवा विवाह को प्रोत्साहन देने हेतु अहमदाबाद में पुनर्विवाह मंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया गया। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। ठीक है, लॉर्ड बेलेजेजर 1799 ईस्वी में पत्रों का प्रतिष्ठा अधिनियम लॉर्ड एडम्स द्वारा 1823 ईस्वी में समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाए के कारण राजा राम मोहन राय का मिरातुल जो अखबार था राजा राम मोहन, वो बंद हो गया। 1830 में राजा राम मोहन राय द्वारकानाथ टैगोर के प्रयासों से बंगाली भाषा में बंगदूत का प्रकाशन आरंभ किया। बंगदूत और लॉर्ड विलियम बेंटिंक प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और चार्ल्स मेटकाफ के भारत के गवर्नर जनरल बनने पर 1835 में प्रेस एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा समाचार पत्रों पे जो है लगाई गई
पाबंदी हटा ली, इसीलिए इनको चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, उसके रूप में भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है कुआसजी नानाभाई ने 1853 में सर्वप्रथम वस्त्रोद्योग टेक्सटाइल मिल लगाई थी। कलकत्ता में, सूरत में, ढाका में, बॉम्बे में। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी बॉम्बे में। तो ब्रिटिश उपनिवेशिक काल के तृतीय चरण में भारतीयों द्वारा कुछ भारतीय उद्योगों में पूंजी लगाई गई और भारतीय उद्योगों में सूती वस्त्र पहला उद्योग था जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई थी। और सूती वस्त्र की प्रथम मिल 1853 में बंबई में पारसी कावसजी नानाभाई के प्रयासों से स्थापित हुई थी और 1904-05 तक भारत में कुल करीब 266 कपड़ा मिलें स्थापित हो गई और बंगाल के सिरसा नामक स्थान पर भारत की पहली जूट मिल की स्थापना 1855 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में जिसके नेतृत्व में गठित की गई थी वो थे जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के राष्ट्रवादी नेता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और बुद्धिजीवी थे, लेखक थे, समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी भी थे और इतिहासकारों किसान नेता भी थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती और इन्हें किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता था और इन्होंने प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा 1936 की अध्यक्षता इन्होंने की थी और इन्होंने खेतीहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए जमींदारी प्रथा की समाप्ति, किसानों को संपत्ति का अधिकार आदि मांगे और ब्रिटिश सरकार की मांगे समझ रखी और वे किसानों के बीच किसान प्राण के रूप में संबोधित किए जाते थे। नेक्स्ट है इंग्लैंड में पढ़ने वाले गुट का नेतृत्व करते हुए किसने 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया। राइट ऑप्शन है चौधरी रहमत अली ने दिया था और इनका जन्म पंजाब में होशियारपुर जिले के बलचौर नामक शहर में हुआ था और चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया और इन्होंने ही 1933 में एक पृथक मुस्लिम राज्य पाकिस्तान का इन्होंने प्रस्ताव दिया था। ठीक है, और इसी पाकिस्तान का आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है नेतृत्व किया जो 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था और ठीक है और स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्र होकर एक अलग देश बन गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन किस कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम युद्ध के नाम से के रूप में स्मरण किया जाता है यानी जाना जाता है। राइट हो जाएगा, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है उसको जाना जाता है। तो कर्नाटक युद्ध भारत में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 18वीं शताब्दी के मध्य अपने वर्चस्व की स्थापना को लेकर युद्ध हुआ था और युद्ध का केंद्र स्थापना को लेकर हुआ था और युद्ध का केंद्र कर्नाटक के भूभाग रहे और इसीलिए इसे कर्नाटक का युद्ध कहते हैं। जो युद्ध का केंद्र था वो कर्नाटक की जो जगह थी वहां पे थे और प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में अंग्रेज एडमिरल बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया गया जिसके बदले में फ्रांसीसी गवर्नर लावा बुर्दने के सहयोग से डुप्ले ने मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया और इस युद्ध को सेंट थॉमे के युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध आक्सा ला सापेल ठीक है नामक संधि के तहत ही समाप्त हो गया। जो है एक सापेल की संधि जो हुई थी और मद्रास पुनः अंग्रेजों को मिल गया था। तो 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और 35 क्वेश्चन इसमें बच रहे हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी क्योंकि 39 मिनट की वीडियो बन चुकी है और इसमें 70 क्वेश्चन थे तो मैंने 35 क्वेश्चन करा दिए हैं। 35 क्वेश्चन में फिर अगली वीडियो में कराती हूँ और आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।